उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। बच्चे गायब हो रहे थे, एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार। ना जाने कितने बच्चे गायब हुए। ना कोई चीखने की आवाज़ थी, ना कोई खून था, ना कोई लाश थी। लेकिन हर घर से एक सवाल जरूर आ रहा था, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा खेलने गया था, मेरा बच्चा वापस नहीं आया, मेरा बच्चा कहाँ है? डरे हुए और सहमे हुए माँ बाप पुलिस के पास गए। लेकिन आप हैरान नहीं होंगे कि पुलिस ने जवाब क्या दिया। पुलिस ने कहा भाग गए होंगे, घूमने गए होंगे, शाम तक, कल दोपहर तक या 2-3 दिनों के बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन यहां सवाल खड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चे अकेले घूमने जाएंगे, अकेले भाग जाएंगे। लेकिन पुलिस के दिए हुए वो 2-4 दिन कभी नहीं आए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद कुछ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी बॉल नाली में चली जाती है। और जब गेंद निकालने के लिए एक बच्चा उस नाली में झुका तो उसे गेंद नहीं दिखी, उसे दिखा एक हाथ। एक हाथ इंसान का, एक हाथ किसी बच्चे का। उस दिन उस बच्चे को उस नाली में सिर्फ एक हाथ नहीं मिला था, उस दिन पूरे देश को जाग जाना चाहिए था, पूरे देश को समझ जाना चाहिए था कि उस नाली में क्या है। लेकिन देश नहीं जागा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है ताकत, गरीबी और चुप्पी की, और एक ऐसे सिस्टम की जो सब कुछ देखता हुआ भी अंधा बना था। इस कहानी में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कातिल कौन था, इस कहानी में सवाल यह भी है कि जब सब कुछ सामने था तो रोका क्यों नहीं गया। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर से, दिल्ली से सटा हुआ, तेजी से बढ़ता हुआ शहर। चलिए ले चलता हूं आपको कुछ साल पीछे, नोएडा के सेक्टर 31 में। बाहर से देखने में बिल्कुल आम कॉलोनी, बड़ी बड़ी सड़कें, गेटेड सोसाइटी, शानदार और आलीशान मकान। लेकिन इन्हीं चमकती इमारतों के ठीक पीछे एक अलग दुनिया थी, निठारी गांव। इस गांव में ज्यादातर शरणार्थी लोग रहते थे जो अलग अलग राज्यों से आकर वहां पर छोटा मोटा काम करते थे, जो अपनी रोजी रोटी के लिए हर रोज काम के लिए निकलते थे। कोई किसी के घर पे काम करता था, कोई कुल्फिया बेचता था, कोई झाड़ू पोछा काम करता था। इन लोगों के बच्चे अक्सर बाहर खेला करते थे, माँ बाप काम पर होते थे और बच्चे गलियों में खेलते रहते थे। साल 2003 के आसपास यहाँ पर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। पहले एक बच्चा गायब हुआ, फिर 2 बच्चे गायब हुए, फिर 3 बच्चे गायब हुए। लेकिन लोगों ने इस चीज को बड़ा ही लाइट लिया और सोचा शायद किसी के रिश्तेदारी के यहाँ चला गया होगा, शायद कहीं काम करने चला गया होगा, शायद कहीं घूमने चला गया होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन लोगों ने उस चीज को बिल्कुल लाइट लिया, क्योंकि इस देश में गरीब की जान की कीमत लाइट ही ली जाती है। लेकिन कभी कोई वापस नहीं आया। माँ बाप पुलिस के पास भी गए, घंटों तक बैठे, हाथ भी जोड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन पुलिस से हमेशा की तरह वही जवाब मिला, झुग्गियों के बच्चे हैं, भाग जाते हैं, यहाँ वहां चले जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी बच्चों का गुमशुदा होना कोई अपराध नहीं माना गया, क्योंकि वो गरीबों के बच्चे थे। साल बीतते गए, 2004 आया, 2005 आया, 2006 आया, एक एक करके बच्चे गायब होते रहे और पोस्टर्स पे बच्चों के नाम और बच्चों की शक्लें बदलती गई। लेकिन कोई जवाब नहीं दिया प्रशासन ने। एक एक करके परिवार टूटते चले गए। लेकिन ये शहर चुप था, ये देश चुप था। लेकिन सेक्टर 31 की बड़ी बड़ी कोठियों में पार्टियां चलती रही, सरकारी दफ्तर खुलते रहे। लेकिन जो ये निठारी गांव में जो ये वारदातें हो रही थी, ये एक आदत सी बन चुकी थी, क्योंकि रोज दिन भर दिन बच्चे गायब हो रहे थे। लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ गुमशुदा होने तक की शुरुआत नहीं है, ये किसी बहुत ही भयंकर और किसी बहुत खतरनाक सच्चाई की सिर्फ शुरुआत है। निठारी गांव और सेक्टर 31 के बीच एक अजीब सी सीमा थी। कोई दीवार नहीं थी, कोई गेट नहीं था, बस एक पानी की टंकी थी, और उसी पानी की टंकी के नीचे एक पतली सी नाली थी, जो नाली दोनों दुनियाओं को अलग अलग करती थी। और दिन के वक्त ये जगह बड़ी ही सामान्य सी लगती थी, लोग आते जाते रहते थे, बच्चे खेलते रहते थे। लेकिन रात को इसी जगह पर एक अजीब सी खामोशी सी छा जाती थी, एक अजीब सी खामोशी जो लोगों को अंदर ही अंदर खा रही थी। कुछ तो है यहाँ। निठारी के लोगों ने कुछ नोटिस किया कि जो बच्चे लापता हुए हैं वो आखिरी बार इसी पानी की टंकी के आसपास देखे गए हैं। वो यहीं पर खेलते थे, वो यहीं से आते जाते थे। तो लोगों ने अफवाहें फैलानी स्टार्ट कर दी कि पानी की टंकी के पास भूत है, वहां पर किसी ने जादू टोना किया है, किसी ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। लेकिन अफवाहें धीरे धीरे इतनी फैलती चली गई कि लोगों के मन में डर बैठने लगा। लोगों ने 6 बजे के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया। डर अब इतना फैल चुका था कि माँ बाप ने अपने बच्चों को चेतावनी देना शुरू कर दिया था कि नाली के पास नहीं खेलना, टंकी के नीचे नहीं जाना। लेकिन बच्चों ने चेतावनी नहीं समझी। कुछ दिनों बाद बच्चे फिर से उसी नाली के पास क्रिकेट खेलने लगे, और खेलते खेलते जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो उस दिन हुआ।
बच्चों की गेंद नाली में गई। और जब बच्चे ढूंढते हुए बॉल को नाली के पास आए तो नाली से बड़ी ही गंदी बदबू आ रही थी। कोई भी बच्चा नाली के अंदर जाने को तैयार नहीं था, बॉल को निकालने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर पीछे से दो बच्चों की आवाज आई, हम जाएंगे, हम देखते हैं नाली के अंदर क्या है, हम निकाल के लाएंगे अपनी बॉल, क्योंकि बॉल हमारी है। लेकिन वहां पर बॉल के साथ कुछ और भी था। और जब वो दोनों बच्चे नाली के अंदर घुसे तो नाली के अंदर से चीखने की आवाज आई, एक ऐसी चीख जिसको सुनकर हर कोई दंग रह गया। जो जहां था वहीं के वहीं रुक गया और जो बच्चे उनके बाहर इंतजार कर रहे थे वो भाग गए, क्योंकि नाली से आवाज आई थी, भाई यहां बॉल नहीं, यहां किसी का हाथ है, यहां किसी का हाथ है, थैली से निकलता हुआ कोई एक हाथ है, मेरे को बाहर खींचो। तो जैसे ही वहां पर उस भीड़ ने वो आवाज सुनी तो भीड़ ने दोनों बच्चों को बाहर निकाला और देखते ही देखते वहां पर इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि पुलिस को बुलाना पड़ा। लेकिन फिर जो वहां पर हुआ उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि ये किसी इंसान का हाथ नहीं है, जबकि भीड़ को दिख रहा है कि वो किसी इंसान का हाथ है। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये किसी जानवर का कोई हिस्सा है, ये कोई हाथ नहीं है। और यहीं से सच्चाई को जमीन में दफनाने की शुरुआत हो चुकी थी। अगर उस दिन पुलिस ने वो किया होता जो उसे करना चाहिए था तो शायद कहानी यहीं रुक जाती। लेकिन पुलिस ने जांच शुरू नहीं की, उल्टा वहां जो मजदूर इकट्ठा हुए थे उनको कहा कि ये किसी जानवर का हाथ है, किसी बच्चे या किसी इंसान का नहीं, और उनको वहां से डांट फटकार कर भगा दिया। जो लोग अपनी आंखों से सच देख चुके थे, जिनको पता था कि वो किसी इंसान का हाथ है, उनको भी दबाने की कोशिश की गई। पुलिस ने उनको डराया, पुलिस ने उनको धमकाया, यहां तक कि इतना तक कहा कि अगर डर फैलाने की कोशिश की तो एक एक को पूरे परिवार समेत जेल में डाल देंगे। और फिर वो पॉलिथीन, वो हाथ, वो सबूत अचानक से गायब हो गए। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई पंचनामा, ना कोई तहकीकात, हर चीज को दबा दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। निठारी के लोगों ने ये सब कुछ देखने के बाद एक बात को समझ लिया था कि अब हमारी कोई पुलिस, कोई प्रशासन सुनने तो नहीं वाला है। और उसके बाद भी बच्चे गायब होते रहे, लेकिन निठारी के लोगों ने पुलिस के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार अपमान मिलता था, उम्मीद टूटती थी और परिवार टूटता था। इस पूरे इलाके के ठीक पीछे एक बड़ा ही आलीशान मकान था, एकदम सफेद कलर की बड़ी कोठी, मकान नंबर D5 सेक्टर 31। उस मकान के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, बस इतना कहते थे कि वो मकान ज्यादातर बंद रहता है। लेकिन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई को आज नाली में दबाया जा रहा है, वो सच्चाई एक दिन उसी मकान का दरवाजा खटखटाएगी। इस बार एक पिता सामने आया जिसका नाम था नंदलाल, और नंदलाल की बेटी का नाम था पायल। पायल की उम्र 17 साल थी और पायल 17 साल में ही अपने घर की जिम्मेदारियों को समझती थी, अपने पिता को सपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए काम की तलाश में अक्सर घर से बाहर जाया करती थी। एक दिन पायल शाम के वक्त अचानक से घर से बाहर निकली और पिता को कह के गई, मैं कुछ समय में आती हूँ, लेकिन कभी लौटकर नहीं आई। जैसे जैसे रात होने लगी पिता की चिंता बढ़ने लगी। फोन स्विच ऑफ आ रहा था, पिता ने रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन हर कहीं से जवाब सिर्फ एक ही था, पायल हमारे पास नहीं आई, पायल का हमें नहीं पता, पायल कहां गई हम भी नहीं जानते। तो आखिर पायल थी कहां? और फिर अचानक से एक ऑटो ड्राइवर सामने आया जिसने पायल को कहीं पे ड्रॉप किया था। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैंने पायल को नोएडा के सेक्टर 31 में मकान नंबर D5 के सामने ड्रॉप किया था, और ये वही मकान है। ऑटो चालक ने बताया कि पायल के पास किराए के पैसे नहीं थे, तो पायल ने ऑटो ड्राइवर से कहा कि भैया यहां इंतजार करो, मैं मकान के अंदर जाती हूं और पैसे लेकर आती हूं और आपको देती हूं। ऑटो ड्राइवर वहां खड़ा रहा, उसने घंटों तक इंतजार किया, लेकिन पायल मकान के अंदर से कभी नहीं आई। आखिरकार ऑटो चालक ने हार थक कर मकान की घंटी बजाई और मकान के अंदर से निकलकर आता है एक शख्स जो उस मकान का नौकर था। नौकर का नाम था सुरेंद्र कोहली। ऑटो चालक ने उससे पूछा कि जो अंदर लड़की गई थी वो कहां है, मैंने उससे किराया लेना है। लेकिन कोहली का जवाब था वो तो चली गई। लेकिन ये जवाब सच कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरा समय तो ऑटो चालक गेट के बाहर इंतजार कर रहा था, वो तो वहीं बैठा था, ना कोई घर के अंदर गया ना कोई घर से बाहर आया। और कोहली का जवाब सुनकर ऑटो वाला भी वहां से चला गया। लेकिन जब नंदलाल को ये पूरी वारदात पता चली तो उसने ये पूरी वारदात पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस का वही जवाब, जवान लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी, किसी के साथ शादी करना चाहती होगी, लव प्रेम का कोई चक्कर होगा। लेकिन नंदलाल चुप नहीं बैठा। नंदलाल हर रोज पुलिस थाने गया, दिन निकलते गए, हफ्ते निकलते गए, महीने बीत गए, लेकिन नंदलाल चुप नहीं बैठा। लेकिन उसकी सुनवाई हो भी नहीं रही थी। आखिरकार एक पिता सिस्टम से लड़ने को मजबूर हो चुका था, लेकिन नंदलाल को नहीं पता था कि उसकी वो जिद सिर्फ पायल की ही नहीं, बल्कि निठारी के उन दर्जनों बच्चों की दबी हुई सच्चाई को भी बाहर लाने वाली है, जिसको सिस्टम ने खड्डा खोद कर
अंदर दफन कर दिया है। पुलिस ने नंदलाल से कहा कि नंदलाल, तेरी बेटी झूठी थी, तेरी बेटी गलत रास्ते पर थी, अक्सर ऐसी लड़कियां भाग जाती हैं। लेकिन नंदलाल जानता था कि मेरी बेटी भगोड़ी नहीं है, मेरी बेटी झूठी नहीं है। और नंदलाल ने ठान लिया कि अब मैं बड़े अफसरों का दरवाजा खटखटाऊंगा, और उसने वो किया। उसने बड़े अफसरों से बातचीत की, अपनी शिकायत लिखवाई और आखिरकार नंदलाल अदालत पहुंचा। अदालत ने पुलिस से पूछा कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं लिखी गई, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। लेकिन कोर्ट के आदेशों के अनुसार पुलिस को पायल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। और यह पहली बार था जब निठारी के किसी बच्चे का केस कागजों पर आ रहा था। अब पुलिस चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती थी। जांच शुरू हुई, फोन के रिकॉर्ड्स निकाले गए और जो सामने आया उसने पूरे केस की दिशा बदल दी। पायल का मोबाइल आखिरी बार उसी मकान के आसपास एक्टिव नजर आ रहा था और वहीं पर आखिरी बार वो स्विच ऑफ हुआ। कौन सा मकान? मकान नंबर D5 सेक्टर 31। नंदलाल की जिद रंग ला चुकी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अब जो सच सामने आने वाला है वो सिर्फ पायल का नहीं है, बल्कि निठारी के हर उस गुमशुदा हुए बच्चे का है जो कभी घर वापस नहीं आया। रिकॉर्ड साफ बता रहे थे कि पायल का मोबाइल आखिरी बार D5 के सामने ही एक्टिवेट हुआ था। तारीख थी 7 मई, लेकिन उसके बाद अचानक से वो फोन बंद हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो फोन दोबारा से एक्टिव हुआ, लेकिन ना नोएडा में ना दिल्ली में, वो एक्टिव किसी और राज्य में हुआ। पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढा जो उस फोन को यूज कर रहा था, और जब उस व्यक्ति से पूछताछ हुई तो उसने कहा कि मैंने ये फोन सेकंड हैंड खरीदा है। जब उससे पूछा गया कि किससे खरीदा, तो एक नाम सामने आया, सुरेंद्र कोहली। वही सुरेंद्र कोहली जिसने उस रात उस ऑटो चालक से कहा था कि लड़की तो कब की घर से जा चुकी है। सुरेंद्र कोहली मकान D5 में एक नौकर के तहत पे काम करता था, लेकिन जो मकान का असली मालिक था उसका नाम था मनिंदर सिंह पंडेर। यह पहली बार था जब पुलिस को एक ठोस सबूत मिल चुका था, लेकिन यह सबूत मिलने के बाद पुलिस के सामने एक और बात सामने आई। जब पुलिस सुरेंद्र कोहली को ढूंढते ढूंढते उसके मकान D5 में पहुंची तो वहां पर सुरेंद्र कोहली था ही नहीं, क्योंकि वो उत्तराखंड भाग चुका था। उसे पता था कि शायद पुलिस के हत्थे कुछ तो लग चुका है। तारीख थी 29 दिसंबर 2006, जब पुलिस ने निठारी हत्याकांड में पहली बार किसी के ऊपर शक किया, पहली बार किसी को गिरफ्तार किया और पहली बार सुरेंद्र कोहली को उसके गांव उत्तराखंड से उठा कर लाए। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि सुरेंद्र कोहली की गिरफ्तारी के बाद जो निठारी की उन नालियों से बाहर आया, जो D5 से बाहर आया, उसने पूरे देश को हिला के रख दिया। सुरेंद्र को पकड़ने के बाद पुलिस को लगा कि अब तो हम केस को यूं सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसी समय के कुछ दिनों बाद सेक्टर 31 की हर एक नाली ओवरफ्लो होने लगी, क्योंकि नालियां जाम हो चुकी थी। और जब सफाई कर्मचारियों को बुलाया गया और उन्होंने जब नालियों को खोला और उन नालियों में जो मिला, उसने सब बदल दिया। नालियों की सफाई के दौरान कर्मचारियों को बड़े बड़े पॉलिथीन के थैले मिले। जब उन थैलों को खोल कर देखा गया तो किसी का दम नहीं था कि उन थैलों के अंदर देख ले, क्योंकि उसमें कोई कूड़ा नहीं था, उसमें कोई कचरा नहीं था। सभी थैलियों में भरी हुई थी इंसानों की हड्डियां। जब उन थैलियों को खोला गया तो उन थैलियों से निकली हड्डियां, खोपड़ी की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, पैरों की हड्डियां, और उस नाले को और खोदा गया। जैसे जैसे वो नाला खुदता गया, अवशेष बाहर आते गए। कुल मिलाकर 19 कंकाल बरामद किए गए थे, 19 कंकाल, और ज्यादातर उसमें छोटे बच्चे और लड़कियां शामिल थी। निठारी के वो सभी परिवार वहां पर आ चुके थे जिनके बच्चे कभी ना कभी लापता हुए थे। कोई अपने बच्चों को चप्पलों से पहचान रहा था, कोई कपड़ों से, तो कोई स्कूल बैग से। जिन बच्चों को आज तक लापता बताया जा रहा था, अब वो मृत घोषित हो चुके थे। पूरे निठारी में मातम फैल चुका था, जो कि जायज भी था, लेकिन पूरे निठारी में मातम के साथ साथ हर एक इंसान में इतना गुस्सा था जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि हर एक परिजन, हर एक गांव वाला, हर एक इंसान ये कह रहा था, अगर उस दिन पुलिस ने अपना काम ईमानदारी से किया होता, उस हाथ को जानवर का ना बताकर एक बच्चे का बताया गया होता, एक इंसान का बताया गया होता, तो ना जाने कितनी और जानें बचाई जा सकती थी। ये जो आज इतने कंकाल मिल रहे हैं, शायद इतने ना मिलते, लेकिन पुलिस ने अपना काम यहाँ पर नहीं किया। निठारी की भीड़ अब बेकाबू हो चुकी थी, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक परिजन की निगाहें सिर्फ एक ही तरफ थी, मकान नंबर D5 सेक्टर 31 निठारी। उस नाली से जो निकला था उसने सिर्फ कत्ल की कहानी नहीं बताई, बल्कि गुस्सा, नफरत और एक चिंगारी भड़का दी थी, कुछ सवालों की चिंगारी। कौन, क्यों, कैसे और कब। भूत की चिंता नहीं थी, सभी को अपने अपने जवाब चाहिए थे कि उस घर में कौन है, उस घर में क्या हुआ और उस घर में किसने, किस लिए, कब और कैसे किया। और इसी बीच कैमरे पहुंच गए, माइक पहुंच गए, हेडलाइंस बनने लगी, हाउस ऑफ हॉरर, नरक कुंड,
इंसान खाने वाला मकान। मीडिया ने सवाल पूछने से पहले फैसले सुनाने शुरू कर दिए। देश को एक नई कहानी मिल चुकी थी और इस कहानी के किरदार भी तय हो चुके थे। अब ये कहानी सिर्फ पुलिस की नहीं रही थी, ये पूरे देश की कहानी बन चुकी थी। और बहुत जल्द वो नाम भी केंद्र में आ चुका था जिसका वो मकान था, मनिंदर सिंह पंडेर। एक अमीर व्यापारी, पैसे वाला, बड़े व्यापार, बड़े लिंक्स, बड़ा नाम, ऊंचा रुतबा, लेकिन अब उसका नाम भी बीच में है। कहा जाता था जो मनिंदर है वो ज्यादातर उस घर में रहता ही नहीं था। वो कभी दिल्ली, कभी चंडीगढ़, कभी बिहार, कभी कोलकाता, कभी मुंबई ट्रैवल करता रहता था, क्योंकि वो एक बड़ा व्यापारी था। लेकिन जो उस घर को संभालता था, जो उस घर में रहता था, जो उस घर को चलाता था, उसका नाम सुरेंद्र कोहली था, उस घर का नौकर। अब जब मकान के पीछे वाले नाले से कंकाल मिलने शुरू हुए तो अब सवाल सिर्फ नौकर तक सीमित नहीं थे। अब सवालों के कटघरे में उस मकान का मालिक मनिंदर भी था। और जब पुलिस ने मनिंदर से पूछताछ की तो मनिंदर का कहना था कि मैं उस समय नोएडा में था ही नहीं, मुझे कुछ कैसे पता होगा। इस घर को जो संभालता है, इस घर में जो रहता है, वो सुरेंद्र कोहली है, उससे पूछो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मनिंदर पुलिस को सबूत दिखाने लगा कि जिस समय ये वारदातें नोएडा में हुई मैं उस समय यहाँ पर था ही नहीं। मैं या तो कभी यहाँ था, कभी वहां था। लेकिन जो बाहर भीड़ खड़ी थी उसको ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके लिए ये घर एक अपराध का केंद्र बन चुका था। और मीडिया ने मनिंदर की जो छवि बाहर दिखाई थी, अमीर, अय्यास और ताकतवर, उसको मिटा पाना बड़ा ही मुश्किल था। अब सवालों की गिनती बढ़ने लगी। लोगों का पूछना था कि इस घर में इतना सब कुछ होता रहा और मकान मालिक को उसकी भनक तक नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो शक की सुई थी वो दोनों लोगों के बीच में घूम रही थी, उस मकान में रहने वाला वो नौकर सुरेंद्र कोहली और उस मकान का मालिक मनिंदर सिंह पंडेर। अब पुलिस के सामने सिर्फ सवाल नहीं थे, उन्हें उस पूरे घर की तलाशी लेनी थी। लेकिन भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके भीड़ उस घर से बाहर गई और पुलिस अंदर दाखिल हुई। लेकिन जब पुलिस अंदर आई तो उसने एक अजीब सी चीज नोटिस की। खिड़कियां ढकी हुई थी, दरवाजे पूरी तरह से बंद थे। उस घर में एक अजीब सी भारी खामोशी सी थी। कुछ तो ठीक नहीं था उस घर में। अब पुलिस ने अपनी तलाश शुरू की और जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ती चली गई वहां पर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े मिलने स्टार्ट हुए, जो कपड़े फटे हुए थे। कुछ जूते मिले, कुछ स्कूल बैग मिले। और ये सारी चीजें किसी एक बच्चे की नहीं थी। किसी का साइज छोटा था, किसी का साइज बड़ा था। लेकिन जो कंकाल नाले से निकले थे, ये सारी चीजें उन कंकालों से मेल खा रही थी, क्योंकि जो एक जूता वहां था वो एक जूता यहां था। जैसे जैसे तलाश और बढ़ती चली गई, पुलिस जब बाथरूम तक पहुंची तो बाथरूम के सिंक पर, बाथरूम की पाइप पर और बाथरूम की दीवारों पर खून के छींटे थे। वो खून के छींटे इतने हल्के थे कि जिन्हें आम आदमी अपनी आंखों से नहीं देख सकता। लेकिन जांच करने वालों के लिए वो कोई आम बात नहीं थी। वो उस चीज को देख चुके थे, वो उस चीज को समझ चुके थे। और जैसे जैसे तलाश आगे बढ़ी, जब पुलिस ऊपर गई तो उन्होंने पानी की टंकी से एक चाकू निकाला। ये वही चाकू है जो आगे चलकर इस केस में एक अहम कड़ी निभाएगा। अब जो सिर्फ शक था अब वो यकीन में बदलने लगा था। लेकिन अभी भी सब कुछ साफ नहीं था, इसलिए पुलिस खुद पर ही डाउट कर रही थी कि जो इतने सारे कंकाल मिले, इतने सारे लोग गायब हुए, क्या इतना सब कुछ करना एक इंसान के बस की बात है? क्या ये एक इंसान ने किया है या इसमें पूरी गैंग है? इसका पता लगाना अभी बाकी था। अब जो वो मकान था D5, वो सिर्फ अब एक मकान नहीं रहा था, वो सवालों का घर बन चुका था। इतने सारे सवाल कि कौन था, किसने किया, क्या एक आदमी ने किया या कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे। इतने सारे सवाल पुलिस के दिमाग में, मीडिया के दिमाग में और पब्लिक के दिमाग में थे कि जिसका किसी के पास कोई आंसर नहीं था। लेकिन इन सभी सवालों का जवाब एक इंसान देने वाला था, सुरेंद्र कोहली। सुरेंद्र कोहली अब पुलिस की हिरासत में था। वो इंसान जो सालों से उस D5 मकान में रहा, लेकिन ना उसके मुंह पर कोई डर था, ना उसके दिल में कोई घबराहट थी। अलग सा ही कॉन्फिडेंस था उस इंसान के अंदर कि मुझे क्या होगा, मेरा मालिक संभाल लेगा। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने उसके सामने वो सबूत रखे, वो कंकाल, वो कपड़े, वो चाकू, वो खून के धब्बे, वो DNA टेस्ट की रिपोर्ट, तो वो टूटने लगा। सबसे पहले उसने पायल की बात मानी। वो पायल जो उस मकान में गायब हो गई थी, जो कभी उस मकान से बाहर नहीं आई। उसने कहा, मैं करना नहीं चाहता था, मुझसे गुस्से में हो गया, उसने मुझे भड़काया था, मैं करना नहीं चाहता था। उसके ये शब्द थे। लेकिन जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी तो पुलिस को पता लगना स्टार्ट हुआ कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले हैं। पुलिस की पूछताछ में उसने एक एक करके वो नाम गिनाने शुरू किए, वो लड़कियां, वो बच्चे जो कभी अपने घर वापस नहीं जा सके। उसने कहा, जो ये सालों से पूछताछ चल रही है, जो ये सालों से सवाल घूम रहे हैं, इन सभी का जवाब मेरे पास है। उसने कहा, वो सब यहीं लाए गए थे, इसी घर में, मैं खुद अपने हाथों से लेकर आया था।
पुलिस के लिए ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये कहानी की शुरुआत थी। कोहली ने कुछ ऐसी बातें पुलिस को बताई जो किसी भी इंसान को अंदर से हिला कर रख दें। उसने बताया कि ये किसी हालात की वजह से मैंने नहीं किया, ये सिर्फ मेरा गुस्सा था, ये सिर्फ मेरे को अच्छा लगता था, इसीलिए मैंने किया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह था, क्या ये सच था या फिर ये किसी और को बचाने के लिए एक कहानी घड़ी जा रही थी। अब पुलिस को इसी पर काम करना था, क्योंकि जैसे जैसे कोहली अपनी स्टेटमेंट देता गया वैसे वैसे शक की परछाई सिर्फ उस पर ही नहीं बल्कि मकान मालिक पर भी गहरी होती चली गई। अब सवाल काफी उठ रहे थे, लेकिन अब पुलिस को लग रहा था कि केस सोल्व हो चुका है। लेकिन जब कोहली का वो बयाननामा अच्छे से पढ़ा गया, उसको रीड किया गया, तो कुछ ऐसे सवाल बाहर निकल कर आए जो पुलिस को भी खटक रहे थे। पुलिस की सुई यहां अटक रही थी कि एक ही इंसान बच्चों को लेकर भी आया, उसने सब कुछ किया भी, उसी ने सबूत भी मिटाए, कभी कोई चीख घर से बाहर नहीं गई, कभी कोई बदबू घर से बाहर नहीं गई, कभी किसी पड़ोसी ने नोटिस नहीं किया। ये सब कुछ एक इंसान कैसे कर रहा था? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों के बीच पुलिस के सामने अब एक नया एंगल आने लगा। एक ऐसा एंगल, अगर वो सच होता तो ये पूरा का पूरा मामला एक हत्या का मामला नहीं बल्कि एक बड़े जाल का हिस्सा बन जाता। क्योंकि अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई थी उसमें बताया जा रहा था कि जो कंकाल का जो आधा हिस्सा है वो वहां पर है ही नहीं। आधा कंकाल है, कोई खोपड़ी थी, कोई धड़ था, कोई हाथ था, कोई पैर था, बाकी हिस्सा कहां गया? क्योंकि जो फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा गया था कि कंकाल को काटा गया है, किसी तेज धारदार चीज से काटा गया है, और इस तरह से काटा गया है जैसे काटने वाले को पता हो कौन सा पार्ट काटना है, कहां से काटना है और कितना काटना है। ये किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता, और ये कत्ल का मामला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि कुछ डॉक्टरों का कहना था कि ये जो कट है ये बिना अनुभव के नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए अनुभव चाहिए, और वो अनुभव या तो किसी लॉन्ग टर्म जो प्रैक्टिस करता आ रहा है इस चीज की उसके पास हो सकता है, या किसी डॉक्टर के पास। सुरेंद्र कोहली तो डॉक्टर नहीं था, तो ये कट उसने लगाए कैसे? अब पुलिस के सामने एक और नया एंगल आ गया, ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, मतलब अवशेषों को बेचने का। और अगर ये हो रहा था तो इसमें एक इंसान से तो ये काम नहीं हो सकता, इसमें पूरा नेटवर्क चाहिए, खरीदार चाहिए, इसको पहुंचाने वाला चाहिए, डॉक्टर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, काफी बड़ी एक चैन होती है इसके पीछे। तो अब मामला और खिंच गया। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि नोएडा जैसे शहर में सालों तक ऐसा सब कुछ होता रहा और पुलिस और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। अस्पतालों से डाटा मंगवाया गया, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का या ऑर्गन ट्रैफिकिंग का किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को। अब पुलिस बुरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी थी, क्योंकि सुरेंद्र ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया था और कहा इसमें मेरे अलावा कोई और शामिल नहीं है। तो पुलिस ने नार्को टेस्ट कराने की सोची, सुरेंद्र का भी और मनिंदर का भी। और जब टेस्ट हुआ, उस टेस्ट के बीच में भी सुरेंद्र ने वही कहानी दोहरा दी कि सब कुछ मैंने ही किया है, इसमें सारा का सारा मेरा हाथ है, और उसने यहां तक कहा इसमें मेरे मकान मालिक का कोई हाथ नहीं है। सुरेंद्र ने यह तक दावा किया कि उसके सपनों में एक अजीब सी औरत आती थी जो उसके सामने देखकर हंसती थी, जो उसको डराती थी। पुलिस के लिए ये चीजें बड़ी ही डरावनी और भयानक थी, लेकिन अदालत के लिए डरावना होना कोई सबूत नहीं है। सवाल अब भी वही था, क्या ये एक आदमी की एक मानसिक स्थिति थी जिसने अपनी मानसिक स्थिति में आकर ये सारी चीजें की, या एक बनावटी कहानी जो एक दूसरी कहानी को छुपाने के लिए बनाई गई है? क्योंकि नार्को टेस्ट भी पूरी तरह से इस मामले को साफ नहीं कर पाया और अब मामला अदालत और देश के हाथों में था। अब आखिरकार नोएडा पुलिस खुद एक कटघरे में आके खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि नोएडा पुलिस कुछ भी प्रूफ करने में असफल थी। उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए कि तुम मिले हुए हो, तुमने पैसा खाया है और तुमने सबूत मिटाए हैं। अब इस केस पर मीडिया हाउस और जनता की इस तरह से नजरें थी जैसे गिद्ध की अपने शिकार पर। मीडिया हाउस जनता को वही दिखा रही थी जो जनता देखना चाहती थी। मीडिया हाउसेस ने पहले ही फैसला ले लिया था कि ये राक्षस है, ये दानव है, ये वो है, ये वो है, क्योंकि टीआरपी का गेम बढ़ता ही जा रहा था। तो सरकार ने प्रेशर में आकर ये फैसला लिया कि इस केस को नोएडा पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया जाएगा। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू से शुरू की। जब सीबीआई ने सारी चीजों को देखना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कुछ सबूत मिटाए जा चुके हैं, कुछ सबूत इकट्ठे ही नहीं किए गए, और जो घर था, जो क्राइम सीन था, उसको तो पूरी तरह से नष्ट किया जा चुका है। अब सीबीआई ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उन अधूरी कड़ियों को पूरा करने में जो टूट चुकी थी। लेकिन जो दोनों अपराधी थे उनसे दोबारा से पूछताछ की गई, लेकिन जो सुरेंद्र था उसने कहा कि सब कुछ मैंने ही किया है, इसमें कोई नहीं मिला हुआ। लेकिन जो मनिंदर था वो अपने आप को निर्दोष बता रहा था। या फिर से सीबीआई कंफ्यूज होने लगी। अब अदालत ने अपना फैसला लिया और कुछ मामलों में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई।
अब जो पीड़ित परिवार थे उन्हें लगा कि अब हमें न्याय मिल चुका है, उनकी बरसों की मेहनत अब सफल हुई। उस खूनी को, उस दरिंदे को अब वो सजा मिलेगी जो वो डिजर्व करता है। लेकिन कहानी कहीं भी मुड़ सकती है, जो कि आगे जाके मुड़ी भी। इसी दौरान मनिंदर सिंह पंडेर को भी कुछ मामलों में कड़ी सजा सुनाई गई। एक वक्त ऐसा था जब दोनों के नाम के आगे फांसी लग रही थी। देश ने मान लिया था कि अब उन्हें इंसाफ मिल चुका है, अब ये केस खत्म हो चुका है। वो कहते हैं ना, जो एक कानून की किताब का जो ये आखिरी शब्द है ना, सजा और फांसी, ये सिर्फ उसी इंसान को मिलते हैं जो लाचार है, जो गरीब है। लेकिन जिसके पास पैसा है, पावर है, पहचान है, उसके लिए ये शब्द हिंदुस्तान में नहीं बने हैं। क्योंकि जब उसको निचली कोर्ट से सजा हो जाती है तो वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जाता है, और कोई ना कोई कोर्ट होती है जो उसकी सजा, उसकी हर तरह की जो उनकी गलतियां हैं उनके ऊपर पर्दा डालने का काम इस देश में करती है। कड़वा है लेकिन सच है, मैं क्या करूं। सुरेंद्र के साथ भी यही हुआ, और मनिंदर, ये दोनों बाहर घूम रहे हैं। इनको कुछ महीने पहले ही बेल मिली है। कुछ केसेस में अंदर बाहर करते रहेंगे, लेकिन खुले तो घूम रहे हैं ना। कोर्ट ने बोल दिया कि एविडेंस पूरे नहीं है, सीबीआई पूरे एविडेंस जमा नहीं कर पाई, क्योंकि नोएडा पुलिस को लगा था कि ये किसी जानवर का हाथ है, किसी बच्चे का हाथ नहीं है। अगर नोएडा पुलिस पहले काम करती तो उन बच्चों को आज इंसाफ मिल गया होता। आज तक उनको इंसाफ नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। वो जो पीड़ित परिवार हैं, वो जो पीड़ित फैमिली हैं, वो जो पीड़ित लोग हैं, वो जो उस बच्ची का पिता है, वो ऐसे ही घूमते रहेंगे। उन्हें कभी नहीं मिलने वाला इंसाफ। अगर आपको इस देश में इंसाफ चाहिए तो अपने लिए खुद की खुद लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है। मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा रहा हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा आज समझा देता हूँ। अगर खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो इंतज़ार मत करना कि प्रशासन बचाएगा, सरकार बचाएगी, कोई और बाहर से आगे बचाएगा। कोई नहीं बचाने वाला है। तो अपने लिए लड़िए, अपने लिए काम करिए, अपना न्याय खुद तय कीजिए, तभी जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा अगर कुछ चेंज करना हो, कुछ अच्छा ना लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आप मेरी सुनते ही रहो। मैं चाहता हूं कि अगर मैं बोल रहा हूं तो आप भी मेरे साथ बोलें, क्योंकि जब हम मिलकर आवाज़ उठाएंगे तभी देश में चेंजेस आ सकते हैं, और चेंज लाना बहुत ज़रूरी है देश में। ये बात आप भी जानते हो। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।